हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है उस ऑर्बिट के लिए। अब वहां पर पहुंचने से पहले हम क्या कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा था उसको एक थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी जो लास्ट टाइम बात हुई थी लास्ट लेक्चर में, वहां पर हमने एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया था। एटॉमिक मॉडल्स, इस मॉडल्स में खास करके हमने सबसे पहले शुरुआत की थी डाल्टन के मॉडल्स की। उसके बाद में हमने थॉमसन मॉडल को भी देखा था। थॉमसन मॉडल को देखने के बाद हमने गेगर एंड मार्सदेन एक्सपेरिमेंट को समझा था, जिसके बाद हमने रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखा था। रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफिकल्टीज थी उन्हें फिर बोर ने ओवरकम किया था, और फिर हमने बोर्स की जो एटॉमिक मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था, जहां पर रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया गया था किस तरीके से वो जो एटॉमिक मॉडल है वो वैलिड है, बोर्स ने समझाया था। ठीक है, चलो इसके बाद हमने देखा था कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो कितने रेडियस पर घूमता है एट दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो वहां पर हमने आर एन का एक्सप्रेशन देखा था। कितना निकल कर आया था, वो आया था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z इंटू ई का स्क्वायर। अब इसमें z क्या था, z वॉज योर एटॉमिक नंबर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज जिस भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस ऑर्बिट का नंबर, एच वॉज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड थ्रू दैट वी कैन सिंपली फाइंड आउट कि रेडियस कितना होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का। अब रेडियस को समझने के बाद हमने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है या ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके एक्सप्रेशन को फाइंड किया था, विच वॉज z इंटू ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट n इंटू एच। एन इज अगेन जिस ऑर्बिट की बात हो रही है वो ऑर्बिट का नंबर, देन एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और बाकी तो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। साथ में हमने ये देखा था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, विच वॉज 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का क्यूब एच का क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 4। अगेन जेड इज योर एटॉमिक नंबर, और बाकी सारी चीजें हमने पहले ही देख ली है। एंड लास्ट में हमने समझा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो ऊपर का ही एक्सप्रेशन बट इन्वर्टेड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी वुड बी गिवन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एन का क्यूब, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का क्यूब एंड एच का क्यूब। दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा एक्सरसाइज का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसे देख लेंगे, एंड देन वी विल सी द एनर्जी होल्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, an electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10 raised to the power -8 सेकंड। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं जस्ट फिगर फॉर आवर रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये कौन से नंबर का ऑर्बिट है, सेकंड नंबर का। तो यहाँ पे कोई एक फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट में ड्रॉ कर रहा हूँ। इमेजिन कर लो ये फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है, इसके अंदर हम न्यूक्लियस मार्क कर रहे हैं, दिस इज माय न्यूक्लियस एंड लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इनटू सेकंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू फर्स्ट, और यहाँ पर वो कुछ डिस्टेंस पर घूम रहा होगा। सो दिस इज आर एन। ठीक है, सेकंड नंबर के ऑर्बिट की रेडियस। नाउ ये किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, और उसके इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। बोल रहे हैं कि इट स्टेज इन दैट ऑर्बिट फॉर 10 टू द पावर -8 सेकंड। सो इट इज स्टेइंग, तो टाइम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकंड, इसके इतने समय में वो घूम रहा है। देन आगे, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम। तो इतने समय में 10 टू द पावर -8 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। अब भैया हमें पता है रिवॉल्यूशंस मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी है, और फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा है हमने, एम ई। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। तो इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो पहले तो अगर गिवन डेटा की बात करें, सो हमारे पास गिवन डेटा ऑलरेडी हमने लिखा है। पहले तो टाइम दिया है, एंड व्हाट वी आर आस्क, वी हैव टू फाइंड
ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब फ्रीक्वेंसी तो नहीं लिख सकते उसको, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड मेड इन गिवन टाइम, इस टाइम में कितनी रिवॉल्यूशंस होंगे। तो हमें पता है वी हैव दिस फॉर्मूला दैट न्यू इज इक्वल टू, क्या होता है न्यू, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर एन का क्यूब और एच का क्यूब। अब एन की वैल्यू हमें देकर रखी है, एन की वैल्यू कितनी देकर रखी है 2, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है, देखिए सेकंड ऑर्बिट बोला है, सेकंड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2 है, टाइम देकर का है। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से एक्चुअली अगर हम फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैपेंड इन 1 सेकंड। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहा हूँ, मान लीजिए 100 फ्रीक्वेंसी है, 100 फ्रीक्वेंसी, और मुझे पूछा है बाद में कि आधे सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए होंगे, तो 1 सेकंड में अगर 100 रिवॉल्यूशंस हुए हैं तो आधे सेकंड में 50 हुए होंगे, 2 सेकंड में 200 रिवॉल्यूशंस हुए होंगे, है ना। सो फिर हम किसी भी टाइम पीरियड के लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 1 सेकंड के लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस प्रेजेंट है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्रेजेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, हालांकि मैं इसे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम क्या करेंगे, मेथड को समझ लेते हैं, आप अपने इन पर ट्राई करना, ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर n का क्यूब एंड h का क्यूब। ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 2 है, h क्या होता है, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, वो कितना होता है, इट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमें और कौन सी चीज पता है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर पता है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, तो वो भी हमें पता है। और कुछ चीज रही है क्या, यस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इतनी होती है, और उसे हम लिखते हैं फैरेड पर मीटर। चलो तो ये सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो न्यू इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन के लिए 1, सो 1 का स्क्वायर नहीं लिया तो भी चलता है, मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर 4। अब व्हाट इज ई, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है, तो उसे ही लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसका रेस टू द पावर 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ, भैया एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, उसका क्या लेना पड़ेगा हमें, उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, एन की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, एंड अगेन वी हैव टू यूज इट्स क्यूब, इसका भी क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना आप इंडिविजुअली लॉग टेबल के हेल्प से सॉल्व कीजिए, या फिर एक एक करके इसमें जो कट हो सकता है कट कीजिए, 10 टू द पावर एडजस्ट करते चलिए, और बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सो दैट वुड कम अराउंड 8.18 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स, इतना आपको आंसर मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस आंसर के साथ अब आगे बढ़ना है। देखिए एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, एक सेकंड में 8.18 इंटू 10 टू द पावर 14 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आई विल बी गेटिंग माई आंसर विच इज इक्वल टू 8.18 इंटू 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8। अब 10 टू द पावर 14 और 10 टू द पावर माइनस 8 इज व्हाट, 10 टू द पावर 6, सो आई विल बी गेटिंग 8.18 इंटू 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशंस इतने कम समय में हमें मिलेंगे, चलेगा।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है। सो बेसिकली वी विल बी फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ गिवन nth नंबर का ऑर्बिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus, around nucleus in nth orbit, nth orbit। ठीक है, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपल मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर nth नंबर का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने वाला है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर मैं रेड कलर से उसका न्यूक्लियस मार्क कर रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एट डिस्टेंस आर एन, तो nth नंबर के ऑर्बिट का रेडियस हुआ आर एन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो, अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इट मस्ट बी हैविंग सम ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। सो विच इज वी एन। तो वी एन वेलोसिटी के साथ ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बेसिक थ्योरी की तरह लिख लेता हूँ। कंसिडर an electron revolving around the nucleus as shown in figure. Let mass of electron is me, so me is mass of electron। ठीक है, what is n? n is orbit, it is the orbit in which electron is revolving, in which electron revolves। ठीक है, उसके बाद में Vn, what is Vn? It is orbital velocity, so orbital velocity of electron, and let Rn be the radius of nth orbit, so radius of nth orbit। चलेगा। अब एक चीज याद रखिए, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ठीक है, तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधा है, सो ऑब्वियसली उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। एंड साइमल्टेनियसली इट इज रिवॉल्विंग विथ सम टेंजेंशियल वेलोसिटी एज वेल, so it will also be having kinetic energy। So we can calculate kinetic energy as well as potential energy, and thus by finding those two we can also calculate the total energy hold by this electron। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलेगा, सॉल्व करते हैं। अब वी नो कि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज गिवन एज हाफ एम वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके पास बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के पास, तो आई एम राइटिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अब Vn हमें पता है, Vn क्या होता है, देखो Vn इज व्हाट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसका एक्सप्रेशन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, z इज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू nh। तो इसी एक्सप्रेशन को हम वहां पर रखेंगे। सो आई एम सिंपली पुटिंग हियर the kinetic energy is equal to 1 by 2 times mass of electron multiplied by ze का square, and it is divided by 2 times of epsilon naught n into h इसका whole square। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 के साथ, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन वुड बी, क्या आ जाएगा हमारा, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, यहाँ पर देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4। सो
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, देन n का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, सो n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पर व्हाट इज z, z इज एटॉमिक नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, n इज ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, कौन से ऑर्बिट में वो घूम रहा है। एनीवे चलो अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो सेकंडली आई एम कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए ना हमें थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पर मैं चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है। उस चार्ज के पास अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल चार्ज है क्यू, स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू, जिसको अगर हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, वर्क डन करना पड़ रहा था। और ये जो वर्क डन था इट वाज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हम एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, मतलब यहाँ पर जो कैपिटल क्यू चार्ज था और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज अ सिस्टम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, तो दैट वाज इक्वल टू वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, विच वाज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड द न्यू पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, मतलब बी तक का डिस्टेंस। अब इसी को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और ये जो ए पॉइंट है हमने इन्फिनिटी पर इमेजिन किया था, अगर आपको अच्छे से याद हो। सो वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, I could have simply written it as kq upon r मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू। अब k कैपिटल क्यू अपॉन r क्या था, इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच आई यूज टू राइट एज v मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चार्ज q, एंड दिस वाज इक्वल टू वर्क डन, and this work done was nothing but potential energy of these two charges or system of two charge which was equal to v into q। ठीक है, अब अगर हमारे एक्सप्रेशन में देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाले केस में, तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है निगेटिव माइनस ई चार्ज, और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन विच इज नथिंग बट ई। बट ये जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं जस्ट नोट डाउन करके रखता हूँ, द टोटल चार्ज एट न्यूक्लियस वुड बी जेड इंटू ई। ठीक है, ये इतना चार्ज है। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट वर्क डन to bring a particular charge from infinity to the given position, it is equal to electrostatic potential of one charge multiplied by second charge। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस। सो आई एम जस्ट सिंपली रबिंग दिस आउट। ठीक है, सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, PE, it is equal to, I can write इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा याद। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज व्हाट, चार्ज एट द न्यूक्लियस विच इज नथिंग बट जेड टाइम्स ऑफ ई। ओके, डिवाइडेड बाय, अब रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड योर न्यूक्लियस, सो दैट इज आर एन, चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई होता है, लेकिन ई को हम माइनस कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आएगी हमारी, दैट वुड बी -1/4 जेड इंटू ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर एन। अब देखो ये जो आर एन है दैट इज रेडियस, ओके,
इस रेडियस का एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, उसको यूज करेंगे आगे। सो आई एम राइटिंग पीई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/4 ZE का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो आर एन का एक्सप्रेशन क्या होता है, आर एन इज एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर z इंटू ई का स्क्वेयर। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल हुआ तो कैंसिल करेंगे और बाकी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखिए पाई पाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, बाकी तो कुछ कैंसिल होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। सो मैं डायरेक्टली अभी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू, अब हम क्या कर लेते हैं, 1 - 1/4 जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। बचता है हमारे पास, देखिए ये जो एम ई है ये ऊपर चले जाएगा, z और ई स्क्वेयर भी ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z का स्क्वेयर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट देखिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर एंड वी विल बी हैविंग एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। सो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वेयर एंड एच स्क्वेयर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो, तो आपको दिखेगा कि ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले एलिमेंट है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर का स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, दे लुक एग्जैक्टली सेम हियर ऑल्सो। बट सवाल यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज 1/8 टाइम्स है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इज -1/4 टाइम्स है। अच्छा, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस हमें इतना बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। एंड हियर इफ यू सी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर ना मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 1/8 कैसे आएगा, 1/4 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1/8, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/8 एम ई इंटू जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी गेटिंग काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर नाउ वी हैव फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। सो आई एम राइटिंग हियर द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, आप इसको टीई लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी होल्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, वी नो दैट टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इट वाज 1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देन z स्क्वेयर एंड ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर एंड एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज -1/4 टाइम्स, बाकी तो एक्सप्रेशन सेम ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 जो है दिस इज 2 टाइम्स द 1/8, 1/4 इज 2 टाइम्स द 1/8, 1/4 से अगर 1/8 को मैं माइनस करूंगा तो आंसर मिलेगा अगेन 1/8। द ओनली थिंग इज 1/4 is minus and 1/8 is plus, so final answer would be minus of 1/8। ये कुछ ऐसा ही है कि 1/2 को मैं 1 से माइनस कर रहा हूँ, बट कैसे है 1/2 -1, सो माई आंसर वुड बी माइनस ऑफ 1/2। इसी तरीके से 1/4 से हम 1/8 को माइनस कर रहे हैं। अब आएगा क्या आंसर आएगा, तो दिस वुड बी माइनस ऑफ 1/8, बाकी चीजें तो वैसे ही कॉमन है, तो क्या आ जाएगा फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z का स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय टोटल एनर्जी। अब आप ना थोड़ा सा फिर से केयरफुली ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास,
अब देखिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस, इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है, और इसीलिए अगर आप देख पा रहे हो तो टोटल एनर्जी के केस में ये जो माइनस साइन है वो हमें दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल लूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम आउटसाइड। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी फिलहाल है विथ रिगार्ड टू इट्स न्यूक्लियस का बाइंडिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नली जो एनर्जी देनी है वो इक्वल होगी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द ओनली थिंग इज टोटल एनर्जी हम माइनस से बताते थे विच वॉज शोइंग दैट इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो प्लस होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो समझो बात को, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल एनर्जी। इतनी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, सो आई कैन सिंपली राइट दैट बाइंडिंग एनर्जी वुड बी माइनस ऑफ दिस माइनस 1/8 वाला एक्सप्रेशन। तो माइनस ऑफ दिस माइनस इज अगेन प्लस, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वेयर e raised to the power 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया, दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। नाउ लुक केयरफुली, बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भैया, वी कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश वन मोर रिलेशनशिप। उसमें हम बोल सकते हैं दैट माई बाइंडिंग एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस काइनेटिक एनर्जी इट इज एक्चुअली माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और दिस काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखो सो इट इज माइनस, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल एनर्जी, बस माइनस टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब अगर टोटल एनर्जी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वही किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का। वही किसका एक्सप्रेशन है फिर, बाइंडिंग एनर्जी का। सो आई एम राइटिंग बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये भी हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको पूछूं कि मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी है, आई हैव काइनेटिक एनर्जी, आई हैव टोटल एनर्जी एंड आई हैव पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक एक्सप्रेशन है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपको मुझे बताना होगा कि कौन सी एनर्जी कितनी होगी। अगर मान लीजिए मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम जानते हैं भैया रिलेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड माइनस टाइम्स ऑफ पीई बाय 2। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। आई एम यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी विच इज माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। चलो यूज करो। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज एक्स देन बाइंडिंग एनर्जी वुड ऑल्सो बी एक्स, और टोटल एनर्जी कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो kinetic energy is equal to minus times of potential energy divided by 2, so I can write minus of potential energy is 2 times of kinetic energy, and only अगर potential energy लिखना पड़ेगा तो that would be minus of 2 times of kinetic energy। तो इस हिसाब से हमारी potential energy होगी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ले लूँ टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी होगी माइनस ऑफ 10, काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस ऑफ 10, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो होती है ना बाइंडिंग एनर्जी, तो दैट वुड बी -10। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो इट वुड बी सिंपली 10 into 2 दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। चलो और एक ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 17 जूल या 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी। तो हम जानते हैं भैया बाइंडिंग एनर्जी विल ऑल्सो बी 17, टोटल एनर्जी वुड ऑल्सो बी माइनस टाइम्स ऑफ 17 एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी माइनस 17 टू ज़ा 34। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर आपने नोटिस किया है तो हमने टोटल एनर्जी का या फिर एनर्जी एट nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन निकाला है -1/8 me/z² e रेज टू द पावर 4, और ये नीचे बचता है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलो, so total energy, which is nothing but energy associated with electron at nth orbit, which is minus of 1/8, then we have mass of electron e raised to the power 4 z का स्क्वायर या z स्क्वायर e raised to the power 4 whatever, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन इसका फाइनल यूनिट है जूल। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी किस टर्म्स में है, जूल्स के फॉर्म में है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेस टू द पावर 4, ये चीजें तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू फिक्स होती है और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू फिक्स होती है। तो क्या मैं इसे सेपरेटली लिख सकता हूँ दैट ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर, और बाहर हम ले सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये एन है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब जेड क्या होता है, जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता है, एन हम बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। ठीक है, ऑर्बिट नंबर, आपका जो भी ऑर्बिट होगा वो ऑर्बिट का नंबर। अच्छा, इसके अलावा ये जो 1/8 है और यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन बचता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो हमारे पास एनर्जी at nth orbit would be given by, it is equal to minus of 13.6, कितना आता है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। बस इतना आपको याद रखना है कि दिस वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना दिस वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं लिखूं फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, सो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ई एन कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर देखिए पहला ऑर्बिट होगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू क्या होगी 1, एन की अगर वैल्यू मैं 1 लिखता हूँ तो I can write E1 that is energy in first orbit or first stable orbit, जिसको हम ground state भी कहते हैं, this would be given by minus of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे क्यों आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन के लिए 1 है, और जो हमारा ऑर्बिट नंबर है ग्राउंड स्टेट के लिए वो भी 1 होता है, सो दिस वुड बी द वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं, हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी देखा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखा, बाइंडिंग एनर्जी देखा, देन वी हैव सीन टोटल एनर्जी। तो एक्चुअली जो टोटल एनर्जी है उसके अपोजिट होता है बाइंडिंग एनर्जी, एंड वी ऑल्सो हैव सीन पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी आपको एक और टर्म मेंशन की जाएंगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या टर्म होगी वो, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए समझते हैं, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ये ऑर्बिट है, एंड इन दिस ऑर्बिट देर इज एन इलेक्ट्रॉन, चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ Rn डिस्टेंस पर घूम रहा है एंड इट इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, और इन एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट दस द एटम इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है।
बट सपोज अगर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई किया। अब हो सकता है मैं लाइट एनर्जी इंसिडेंट करूँ या फिर कोई हीट रेडिएशंस वगैरह। what will happen, the energy will be absorbed by this electron, and if the absorbed energy is equal to the total energy, then that energy will become binding energy and electron will come out of the orbit, या फिर वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर एटम पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एटम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। और हम कह सकते हैं कि भैया हमारा जो एटम है अब वो पॉजिटिव आयन बन चुका है। क्या बन चुका है? पॉजिटिव आयन। तो हमने क्या देखा कि अगर बाहर से बाइंडिंग एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी दैट विल प्रोड्यूस योर आयोनाइजेशन, एंड इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास रिलेशन है दैट ई एन फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं देखूँ या फिर कोई भी एटम, तो सबसे पहले अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये रिलेशन है। एंड दिस एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ, तो हाइड्रोजन में हमने जैसे देखा कि Z की वैल्यू होती है 1। अगर Z की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ई एन दैट इज एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट वुड बी गिवन बाय -13.6 अपॉन n का स्क्वायर। अब देखिए पहला ऑर्बिट है फॉर n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 2 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात है भैया, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये होगा -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड -13.6 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n की वैल्यू 2 के लिए हमारी एनर्जी आई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपके एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट 1 पर जो भी एनर्जी है विच इज -13.6, उसको अब 3 का स्क्वायर मतलब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू आती है इट इज ऑलमोस्ट नियरली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस तरीके से अगर हम नए नए ऑर्बिट की वैल्यूज पुट करते जाए 4, 5, 6, देन वी विल गेट रिस्पेक्टिव एनर्जी फॉर दैट ऑर्बिट। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक करके दिखाया आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम हमने क्या किया, एन की वैल्यू को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब्सटीट्यूट करते गए अप टू इन्फिनिटी। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं 1 पुट करता हूँ तो E1 आई गेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 -3.4, फिर E3 कितना आया है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 E5 रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमने निकाल कर दिखाई है। जब हम क्या करते हैं, जब हम n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 13.6 -13.6 के नीचे अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, एंड वी नो इन्फिनिटी से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा तो आंसर होता है 0। मतलब एट इन्फिनिटी योर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम्स 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट का रेंज बढ़ाते जाओगे, मतलब हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाएगा, तो उसका ना एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा। देखो ध्यान से समझो इस बात को, ये देखिए ये है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। क्या हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1/4 ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अब ये इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे कम होगी मतलब निगेटिव जो वैल्यू है वो अब कम हो रही है। पहले अगर -13.6 है तो फिर -3.4, फिर -1.51, तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू कम कम होते जा रही है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा। निगेटिव वैल्यू कम हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो याद रखना, विद द इंक्रीज इन ऑर्बिटल नंबर और ऑर्बिट नंबर द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग वेयर पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट वी मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फिर से हमारे डायग्राम पर लौट कर आते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए और एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी, क्या है वो चीज़।
अगर अलग अलग एनर्जी लेवल की बात करें तो पहली जो एनर्जी लेवल होती है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, जहाँ पर एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया, इफ़ दैट ग्राउंड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ लाइन, तो उस पर्टिकुलर लाइन में एनर्जी 1 ग्राउंड स्टेट के लिए है -13.6। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की ओर जाता हूँ तो एनर्जी कितनी हो जाती है -3.4। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो तो सेकंड एनर्जी और फर्स्ट एनर्जी लेवल्स जो है उनके बीच में कितने का गैप आ रहा है, दैट गैप इज अराउंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब अब समझिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, दैट वुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द सेम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, अब इस केस में क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा सो नियरली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो इमिट करेगा। और अगर वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर जंप करता है, इन दैट केस कितनी एनर्जी इमिट होगी, सो दैट वुड बी नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी इमिट होगी। फिर अगर मान लीजिए E4 से E3 आता है तो उस केस में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट होगी। E5 से E4 की आएगा तो 0.35 समथिंग, 31 समथिंग उतनी आएगी। यहाँ पर एक चीज याद रखना, E2 से E1 पर आया है, E2 से अगर E1 पर तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप करेगा, कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट पर या फिर ग्राउंड स्टेट पर, तो इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट पर जब आएगा तो उसको कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, दैट वुड बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज अच्छे से याद रखना, कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन अ नटशेल अगर मैं बोलूं, सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट पर आएगा तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से फिर फर्स्ट पर आएगा तो उसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी इमिट करनी पड़ेगी। अब यहीं पर हमें समझ में आता है कि अगर सेकंड से फर्स्ट पर जंप करेगा तो कम एनर्जी आ रही है, और इन्फिनिटी से फर्स्ट पर जंप कर रहा है तो ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अब सेकंड से अगर फर्स्ट पर आ रहा है तो हम कह सकते हैं उस फोटोन की वेवलेंथ जो है वो कम होगी, लेकिन सॉरी, उस फोटोन की वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो न्यू ज़्यादा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर एनर्जी कम है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ को बढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने कहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर गिर रहा है तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ रही है। इन्फिनिटी से आ रहा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करनी पड़ रही है। 10.2 की एनर्जी is lesser as compared to 13.6, and that's why for less energy frequency will be less and lambda would be higher, and for higher energy frequency is higher so lambda would be lower। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, चलेगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट पर, तो उसको कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा भैया, अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से E1 पर आएगा तो 13.6 माइनस 0.54 इतनी एनर्जी उसको इमिट करनी पड़ेगी। अगर इन्फिनिटी से फिफ्थ पर गिर रहा है तो उसको 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। ये काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला में हमें क्या देखना पड़ेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर जंप करता है तो इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एज पर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। बट व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो जो फोटोन बाहर आएगा उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, उस वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड बाय फाइंडिंग द वेवलेंथ वी कैन ऑल्सो फाइंड द frequency of that photon. So to find frequency and to find the wavelength of photon which will be emitted when electron jump from higher energy state to lower energy state। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वहाँ पर एनर्जी है -13.6, बट जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ रही है तो एनर्जी लेवल्स बढ़ रही है मतलब एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ रहा है। -3.4 इज ग्रेटर देन -13.6, सिमिलरली -0.54 is greater than minus of
3.4 वगैरह। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देन आई हैव ऑल्सो रिटर्न बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन हियर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इज योर बाइंडिंग एनर्जी, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ionization energy. This binding energy is minus times of your total energy or energy of an electron at given nth orbit. ठीक है, चलो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रा क्या होता है, जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ठीक है, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है ये पहले समझ लो। मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एक nth नंबर के ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान लीजिए आई हैव दिस इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट, मान के चलो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है। सो हियर दिस इज n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो अभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। अब जैसे ही यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाएगी, बाहर से ऐसी एनर्जी सप्लाई की जाएगी, एंड इफ दैट एनर्जी इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी, देन श्योरली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गेट एक्साइटेड। जैसे ही वो एक्साइटेड होगा वो आउटर एनर्जी लेवल में ट्रैवल करेगा। मान लीजिए ये मैं सेकंड अपना ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ, हियर n इज इक्वल टू 2। सो सेकंड नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, जंप कर लेगा। जैसे ही वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, अब क्या होगा देखो। ठीक है, मान लो यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में आ चुका है। जब वो यहाँ पर आएगा तो वो क्या कर रहा है, बाहर से उसको क्या मिली है, एनर्जी मिली है। दैट एनर्जी इट हैज एब्जॉर्ब, और वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतने एनर्जी के साथ आउटर ऑर्बिट पर जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले ऑर्बिट के लिए या ग्राउंड स्टेट पर जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 जूल एनर्जी है। ठीक है, अब वो जब सेकंड पर जंप करेगा तो उसको कुछ एनर्जी बाहर से मिली है, मान लीजिए 0.1 जूल की एनर्जी बाहर से उसको मिली है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, अब होगी 1.1 जूल। तो ये जो 1.1 जूल है, तो 0.1 क्या किया है, 0.1 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है। अब अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फिर जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पर, तब वो कितनी एनर्जी बाहर इमिट करेगा, दैट वुड बी रिक्वायर्ड, दैट वुड बी 0.1 जूल। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है फिर वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट भी करता है रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में। ठीक है, अब मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो जो सेकंड ऑर्बिट में था फिर से उसको एनर्जी दी गई और वो चला गया है हमारे थर्ड ऑर्बिट में, जहां पर n की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3। हियर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, 4 और फिर 5, ऐसे हम एनर्जी लेवल्स लेकर चल रहे हैं। चलो, सो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो जंप करना बंद नहीं कर रहा है, जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलती जाएगी वो जंप करते जाएगा। हियर दीज आर द पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान के चलो जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहले ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट गया तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था ना, ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी थी, समझाने के लिए। ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो पहले ऑर्बिट पर मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड ऑर्बिट में इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट में इट इज -0.85, यस -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन इट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी इमिट करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, वेवलेंथ कम रहेगी। अगर वही वही इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पर आएगा तब वो कम एनर्जी इमिट करेगा, बिकॉज एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है इन बिटवीन दिस टू इट इज़ क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू लास्ट, दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब फिफ्थ से वो फोर्थ पर आएगा तो हमने देखा है वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब
जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, उतनी ही एनर्जी वो क्या देगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हेन इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, और इन्हें ही कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, दीज आर द वेवलेंथ्स ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ्स ऑफ फोटोन विच आर आइदर एब्जॉर्ब्ड बाय द electron while jumping from lower energy orbital to higher energy orbital, or when they jump from higher energy orbital to lower energy orbital, they emit फोटॉन। सो फोटोन या कह लीजिए जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस एनर्जी के वेवलेंथ को ही हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स विद इन एन एटम। तो एटम में इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल से पहले लेवल ऐसे अगर जंप करते रहता है, तो एक लोअर से हायर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या हायर से लोअर आने के लिए एनर्जी इमिट करेगा। तो ये एनर्जी एटम के द्वारा इमिट की जाती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते रहता है, इमिट की जाती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर रहा है या वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, तो इसी एनर्जी के वेवलेंस को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। ये बहुत नुआंस्ड एलिमेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस हमने पढ़ ली। अब याद रखना, दिस स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर इन द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मतलब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, वहां पर हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल लाइट, फिर कौन होता है, फिर होता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव और लास्ट में आता है रेडियो वेव। ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। उसमें भी अगर हम लाइट की वेव की बात करें तो लाइट वेव कहाँ से कहाँ फॉल करते हैं, राइट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दिस लाइन अपीयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मतलब जो एनर्जी इमिट करेगा फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी लाइट के स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करेगी। तो जैसे कि मैंने बोला था, जो हमारा लाइट होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे बताएंगे हम, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड। अब देखो, इंफ्रारेड में भी और दो कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। इंफ्रारेड से जैसे हम माइक्रोवेव की तरफ बढ़ेंगे, तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव से पहले हम एक रीजन बनाएंगे जिसको बोलेंगे नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड, उसके बाद वाले रीजन को हम बोलेंगे फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। ठीक है, सो अगर मान लीजिए कोई फोटोन इमिट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो फार इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करेगा। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है, तो वो नियर इंफ्रारेड में, फिर उससे कम आएगा तो इंफ्रारेड, फिर उससे अगर कम वेवलेंथ हुई और फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो विजिबल लाइट जो है हमारा, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर होता है ना, वॉयलेट वगैरह, वो वैसा फोटोन इमिट होगा उतने फ्रीक्वेंसी का या उतने वेवलेंथ का। और फिर अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगा और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फोटोन की। तो ये होता है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर जंप कर सकता है, राइट फ्रॉम इन्फिनिटी या एनी अदर ऑर्बिट, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट पर जंप कर रहा है, कोई फोर्थ से फर्स्ट पर जंप कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट तक जंप कर पाते हैं, ठीक है, और इसके कारण जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट के स्पेक्ट्रम में फॉल करेगी। और इसकी स्टडी को जिन साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था लाइमन। तो फिर सारे स्पेक्ट्रल लाइंस जो अल्ट्रावायलेट लाइट रेस के स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, उनके स्टडी को हम लाइमन सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। कुछ होते हैं जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में स्टडी होता है, जिनके फोटॉन्स का, उन्हें हम बाल्मर सीरीज में स्टडी करते हैं। कुछ है इंफ्रारेड जिन्हें हम पास्चन सीरीज में कंसिडर करते हैं, और कुछ जो नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रीजन के हैं उन्हें हम ब्रैकेट सीरीज एंड पीफंड सीरीज में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में 11 स्टैंडर्ड में ये आपका हुआ है, फिर भी हम देख लेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, लाइमन सीरीज। क्या कहा,
लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जंपिंग है वो कहाँ तक होता है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट तक। और जब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी इमिटेड फॉल्स इन द कैटेगरी और स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट मतलब सेकंड एनर्जी लेवल पर या सेकंड ऑर्बिट तक फॉल करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट, इट कम्स अंडर बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज में जो लोवेस्ट ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा दैट वुड बी योर सेकंड ऑर्बिट। और लाइट का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। थर्ड इज योर पाश्चन पाश्चन सीरीज। और पाश्चन सीरीज में लोवेस्ट ऑर्बिट है थर्ड, मतलब हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक ही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। और इसमें जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो होता है इंफ्रारेड। पाश्चन के बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट। और ब्रैकेट सीरीज में लोवेस्ट जो आपका ऑर्बिट होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल कर सकता है दैट इज फोर्थ ऑर्बिट, एंड दिस इज नियर इंफ्रारेड रीजन में लाइट का स्पेक्ट्रम होगा, नियर इंफ्रारेड। एंड लास्ट इज योर पीफंड सीरीज। तो पीफंड सीरीज में लोवेस्ट ऑर्बिट इज फिफ्थ ऑर्बिट, एंड द रीजन जो स्पेक्ट्रम होगा लाइट का दैट वुड बी फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पहले तो रिडबर्ग फॉर्मूला, और फिर रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करके सारे के सारे ये जो सीरीज है इस सीरीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर फॉल करता है तो वो फोटोन इमिट करता है। जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी के लेवल जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या जो फोटोन इमिट करेगा वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है, और उन वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम रीडबर्ग फॉर्मूले को यूज करते हैं, रीडबर्ग फॉर्मूला। चलिए उस फॉर्मूले को समझते हैं, क्या है रीडबर्ग फॉर्मूला।